Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका मैं विनय गोयल स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति की बात तो करेंगे ही, लेकिन कुछ अलग हट के बात करेंगे। आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय पार्टी के रूप में कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस को एक वट वृक्ष कहा जाए तो कोई बुरी बात या गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि जितने भी देश में राजनीतिक दल बने हैं उन सब के पीछे कांग्रेस के नेताओं का ही हाथ है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, पहले बीकेडी हुआ करता था, वो सब कांग्रेस की ही देन है। जितने भी तृणमूल कांग्रेस को आप याद कर लीजिए, वो भी कांग्रेस से निकल कर बने हैं। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन दलों का कभी ना कभी कांग्रेस से संबंध रहा है, पूर्व कांग्रेसी रहे होंगे। सिर्फ एक पार्टी को आप छोड़ दीजिए, जनसंघ, जो कि अब उसका राजनीतिक दल भाजपा के रूप में है। भाजपा के जो काफ़ी सारे जो नेता हैं उसमें भी अब भाजपा के नेताओं में भी अब कांग्रेस के नेता सबसे ज़्यादा दिखते हैं, या यूँ कहा जाए कि अब भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। बहुत सारे नेता कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जिस तरीके से भाजपा का ये माना जाता है कि 18 प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा के पास अपने नेता नहीं हैं। वो हमेशा आयातित करके अपने अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ती है। यानी आप किसी गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो भी नेता हैं वहाँ पे कांग्रेस के नेता जरूर दिखेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस से छिटक कर कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए। दोस्तों इस बात की शुरुआत पिछले 10 साल में देखा जाए तो 2020 से शुरू हुई। 2020 तक, 14 से 20 तक भाजपा ने जिस तरीके से देश की सत्ता पे कमान संभाली, उसके बाद 2020 में जब देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, उसी दौरान माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में अच्छे पद पे थे, सांसद थे, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन अचानक 2020 में उन्होंने कांग्रेस से नाराज़ होकर अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रातों रात स्टार बनाया, लेकिन जब वो स्टार की हैसियत पे पहुंच गए तो वो कुछ ज़्यादा ही असंतुष्ट हो गए। माधवराज सिंधिया की जब हवाई दुर्घटना हुई, उसमें मौत हुई, तो उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनको हाथों हाथ अपने रखा, घर के सदस्यों की तरह रखा उनको। सोनिया गांधी के जानकार यही कहते थे कि सोनिया जी के 3 बच्चे हैं, राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक टेबल पे बैठ के ये लोग खाना खाते थे, लेकिन इतने ज़्यादा ये सत्ता के लोलुपता में भाजपा में गए, उसको देखकर ये लगता था कि कांग्रेस ने इनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया। जब राजीव गांधी की सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही, तो इन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराया। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना था, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो मध्य प्रदेश में सीएम फेस के रूप में उनको घोषित किया जाए। और इत्तेफाक की बात तो देखिए कि वो मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी हार गए। इसके बाद उनको लगा कि अब हमें कांग्रेस से नाता तोड़ लेना चाहिए, और उन्होंने एक बार फिर वही किया कि कांग्रेस का हाथ झटक कर उन्होंने भाजपा का कमल थाम लिया।
और इतना ही नहीं किया, उन्होंने 2020 में ही कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही थी, उन्होंने अपने खास लोगों को, खास विधायकों और मंत्रियों को तोड़कर लगभग 2 दर्जन विधायकों के साथ ये भाजपा में शामिल हो गए और वहाँ पर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवाने में वो सफल रहे। इस बात के एवज में भाजपा ने उनको राज्यसभा के जरिए सांसद बनवाया और बाद में उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया। ये आपको जानकर ये हैरत होगी कि जिस कांग्रेस ने उनको इतना बड़ा राजनीतिक मंच दिया, इतनी ज़्यादा उनको पद और पावर दी, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिसमें कि कांग्रेस की खाई और जब मौका पड़ा तो गद्दारी करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज़ उल्टा पुल्टा बोलना, और ख़ास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया, अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए। सूप बोले छन्नी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में। रवनीत सिंह बिट्टू ने चुनाव के ठीक पहले, आम चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए भाजपा से हाथ मिला लिया और इत्तेफाक देखिए, वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। इसके बावजूद बिट्टू को भाजपा ने अपनी मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और वो बिट्टू राहुल गांधी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये इतनी शर्मनाक बयान उन्होंने प्रेस के सामने दिया, इसको लेकर पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा उनके इस बयान को लेकर उनके ही पक्ष में खड़ी दिख रही है। सीधी बात यह है कि भाजपा की शय पर अब उनके मंत्री, विधायक, सांसद और नेता राहुल गांधी पर उल जलूल टिप्पणी कर रहे हैं। एक कहता है कि उनका पासपोर्ट छीन लिया जाए, एक पूर्व विधायक कहता है कि उनकी दादी जैसा दादी का हाल हुआ था वैसा ही उनका हाल, उनकी भी हत्या हो जाएगी। यानी वो मोर्चा निकाल के सबके सामने माइक पे चिल्ला के कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरी हालत भी इंदिरा गांधी जैसी होगी, तेरी दादी जैसी होगी। ये ऐसे आपको बता दे कि रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस के टिकट पे 3 बार सांसद हो चुके हैं और उनके पिता बीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद कांग्रेस ने उनको जिस तरीके से पाला पोसा और राजनीति के क्षेत्र में चमकाया, इतने बेशर्मी से रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के बारे में उल जलूल बयान दे रहे हैं, ख़ास तौर से उस नेता के बारे में जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वो एक केंद्रीय मंत्री के बराबर उनका दर्जा है। इसके बावजूद ना तो केंद्र की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है, ना ही भाजपा की तरफ से ऐसे बयान देने वालों के प्रति कोई सख्त कदम उठाया जाता है। उसके बाद से 2022 में फिर कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा में शामिल हो गए। उनमें एक नाम जितिन प्रसाद के लड़के जतिन प्रसाद का था, जो कि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस के रिजीम में मनमोहन सिंह के पीरियड में, प्रधानमंत्रित्व में उनको मंत्री बनाया गया था। ऐसे ही एक और नेता थे RPN सिंह, जो कि यूपी से आते थे, उनको भी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद मिला था। उसके बावजूद इन लोगों ने मौका परस्ती दिखाते हुए
कांग्रेस की का हाथ छोड़ते हुए भाजपा का साथ दिया और भाजपा ने उनको जतिन प्रसाद को तो गवर्नमेंट में यूपी की गवर्नमेंट में मंत्री बनवा दिया, वहीं आरपीएन सिंह को राज्यसभा के जरिए उनको एमपी बनवाया गया। इतने, लेकिन एक बात तो समझने वाली ये है कि जिस तरीके से ये लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के करीब बैठते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनका भाजपा में कोई नामो निशान नहीं, कोई कद नहीं है। सिर्फ भाजपा के शासन और पावर का इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों ने भाजपा को चुना। कारण ये था क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से मोदी सरकार के आगे नतमस्तक दिख रही थी। मोदी का जो प्रकोप था या प्रभाव कहिए, उनको कांग्रेस को जहां हाथ डालती कांग्रेस वहां पर उसको हार मिलती थी इन सब चीज़ों को। लेकिन इसके बावजूद 2018 में जब 3 जगह विधानसभा चुनाव हुए, जैसे कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगहों पर कांग्रेस ने वापसी करते हुए सरकार बनाई। लेकिन चालाकी और कूटनीति के चलते भाजपा ने मध्य प्रदेश की और कर्नाटक की सरकार गिराते हुए या विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए जिस तरीके से षड्यंत्र रचते हुए मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार गिराई, इससे साफ जाहिर हो रहा है वो केवल सेल एंड परचेज, भाजपा केवल बाहुबल और धन बल के कारण जो अन्य विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों को खरीद फरोख्त में लगी रहती है। इस बात का ये साक्षात प्रमाण है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जिस तरीके से भाजपा ने पैसे और पावर का इस्तेमाल करते हुए ईडी, सीबीआई की जो जांच एजेंसियों को लगाते हुए विधायकों को डरा धमका के पैसा दे के ये इनके प्रकार उनको भाजपा में शामिल कर लिया। इस प्रकार उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार हड़प ली। अब हम ऐसे में कांग्रेसी नेता के बारे में बात करने वाले हैं जो पंजाब में पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी वो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के वफादार सिपा सालार थे। लेकिन इधर जब वो पिछली बार जब विधानसभा पंजाब में के चुनाव हुए तो वहाँ पर उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपसी कलह बढ़ी कि अमरिंदर सिंह ने पहले तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया, पद छोड़ा और साथ में इसके अलावा उन्होंने कुछ दिन बाद ये दिखाया कि अब वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे और उन्होंने एक पार्टी का गठन भी किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो उनका प्रभाव था वो भी जीरो साबित हुआ। ये बात तय हो गई कि यदि कोई नेता बगावत करके अपनी पार्टी या अपना मोर्चा बनाता है तो उसकी कोई भी साख रह नहीं जाती है, बल्कि पार्टी की वजह से उनका वजूद रहता है, ना कि उनके वजूद से पार्टी का वजूद रहता है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से बहुत पहले इंदिरा गांधी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, उसी तरीके से आपको कल्याण सिंह की याद दिला दें, कल्याण सिंह ने भी अपनी एक पार्टी बनाई, लेकिन जब पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा। इसी तरीके से आप याद करिए कि मध्य प्रदेश में उमा भारती ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, लेकिन वो पार्टी सक्सेसफुल नहीं हुए। जैसे कल्याण सिंह फ्लॉप हुए उसी तरीके से उमा भारती भी फ्लॉप हुई और एनडी तिवारी भी अपनी एक पार्टी बनाकर फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने वापसी अपनी पार्टी में की, यानी कल्याण सिंह भी भाजपा में वापस आए, उमा भारती भी भाजपा में वापस आई। इस तरीके से समझ लीजिए कि पार्टी का बैनर सबसे बड़ा होता है, यानी पार्टी सबसे बड़ी होती है और व्यक्ति का कद उससे छोटा होता है। इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनकी पत्नी ने जो कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के टिकट पर सांसद थी। 2022 में जिस तरीके से भाजपा में अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया
उसी दौरान उनकी पत्नी ने कांग्रेस के खिलाफ गतिविधियों में भाग लिया। तब कांग्रेस नेतृत्व ने परनीत कौर को, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी थी, उनको पार्टी से निकाल दिया। बाद में वो भी भाजपा में शामिल हो गई। इसी तरीके से ये देखा जा रहा है कि पंजाब में जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ के बेटे थे, जो कि कांग्रेस में बहुत अच्छी हैसियत पे थे। पंजाब में उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन बाद में सीएम पद की वो होड़ में वो अपने आप को सबसे आगे समझ रहे थे। लेकिन स्थितियां इतनी खराब थी कि कांग्रेस में 3-4 खेमे बन गए, और एक खेमा अमरिंदर सिंह का था, दूसरा खेमा नवजोत सिंह सिद्धू का था, और तीसरा खेमा सुनील जाखड़ का था। इस तरीके से इस खेमेबाजी के चलते कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा, और सुनील जाखड़ ने भी चुनाव के बाद में कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए भाजपा को ज्वाइन कर लिया। आम चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश से राजनीति के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता, जो कि पिछले 50 साल से राजनीति में थे और कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अचानक चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी के बारे में, जो मध्य प्रदेश सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब वो उसमें दिग्गज मंत्रियों में, नेताओं में गिने जाते थे, और उनकी अच्छी खासी साख भी थी। लेकिन राजनेता सिर्फ ये चाहता है कि उसका भविष्य फिलहाल किधर सुरक्षित होगा। ये मान के चलिए कि जिस तरीके से भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को, प्रभावी नेताओं को धन बल और बाहुबल और साथ में जांच एजेंसियों के सहारे किस तरीके से तोड़ता मरोड़ता है, उनको पैसे देकर, मतलब किसी भी तरीके से उनको अपने पक्ष में लाने की पूरी साजिश की जाती है। ये पिछले 10 साल में देखा जा चुका है। सुरेश पचौरी, जो कि कांग्रेस को जमाने वाले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक हाइट तक पहुंचाने वाले सुरेश पचौरी, आज वो भाजपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं और इस समय कांग्रेस के खिलाफ में बयानबाजी करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि राजनेता किसी का सगा नहीं होता। आज उसके लिए माई बाप भाजपा है, तो कल हो सकता है कांग्रेस की सत्ता बदलने पर कांग्रेस का जो स्वरूप बढ़ता जा रहा है, उसमें एक बार फिर हो सकता है कि सुरेश पचौरी भी मौका देख के चौका मार दें। सुरेश पचौरी की तरीके से गुजरात में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और बहुत ही प्रभावी नेता थे, अचानक उनका मूड बदलता है और वो आम चुनाव के पहले 1 साल पहले कांग्रेस का छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ये सोचिए 40 साल से वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के पक्ष को रखने में वो बहुत साहसी तरीके से भाजपा के प्रवक्ताओं के आगे टिके रहते थे। लेकिन जब समय बड़ा बलवान होता है, उनको लगा कि अगर कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा है तो भाजपा में जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से उनके पहले भी लोग, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भाजपा में शामिल हो चुके थे, वो तो बस बिकने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के पास कि उसके पास कोई लॉयल नेता नहीं होता है। कांग्रेस पहले तो अपने प्रत्याशी को जिताए और बाद में अपने प्रत्याशी को अपने साथ रखने में उसको जोर लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा किसी भी कंडीशन में अपने विपक्षी दलों के विधायकों को खरीद फरोख्त में जुटी रहती है। यही वजह है कि पहले तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताए, फिर भाजपा से उनको बिकने पर बचाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ में है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो बिकने के लिए तैयार हैं तो भाजपा खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ तो दोनों पक्षों की बात है कि एक खरीदने को तैयार है, दूसरा बिकने को तैयार है, तो उसमें और क्या किया जा सकता है।
सुरेश पचौरी की तरीके से गुजरात में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और बहुत ही प्रभावी नेता थे, अचानक उनका मूड बदलता है और वो आम चुनाव के पहले 1 साल पहले कांग्रेस का छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ये सोचिए 40 साल से वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के पक्ष को रखने में वो बहुत साहसी तरीके से भाजपा के प्रवक्ताओं के आगे टिके रहते थे। लेकिन समय आता, जब समय बड़ा बलवान होता है, उनको लगा कि अगर कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा है तो भाजपा में जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से उनके पहले भी लोग, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भाजपा में शामिल हो चुके थे, वो तो बस बिकने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के पास कि उसके पास कोई लॉयल नेता नहीं होता है। कांग्रेस पहले तो अपने प्रत्याशी को जिताए और बाद में अपने प्रत्याशी को अपने साथ रखने में उसको जोर लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा किसी भी कंडीशन में अपने विपक्षी दलों के विधायकों को खरीद फरोख्त में जुटी रहती है। यही वजह है कि पहले तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताए, फिर भाजपा से उनको बिकने पर बचाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ में है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो बिकने के लिए तैयार हैं तो भाजपा खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ तो दोनों पक्षों की बात है कि एक खरीदने को तैयार है, दूसरा बिकने को तैयार है, तो उसमें और क्या किया जा सकता है। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि 9 9.5 साल से भाजपा लगभग काफ़ी प्रदेशों में अपना गवर्न कर रही थी, सरकारों में सहयोग करके या गठबंधन करके। जिस तरीके से वो 18 प्रदेशों में अपनी सरकार चला रही थी। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जिसका कब्जा महाराष्ट्र पे हो जाए वो समझिए उसकी सरकार केंद्र में बन सकती है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से एक असमंजस की सरकार चल रही है। पहले 2019 में जब चुनाव हुए, भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद में सीएम पद को लेकर जिस तरीके से आपस में मनमुटाव हुआ, और मनमुटाव इतना बड़ा कि वो 25-30 साल पुराना जो करार चल रहा था, समझौता चल रहा था भाजपा और शिवसेना के बीच में, वो आखिर टूट गया। वहाँ पर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये बात भाजपा को बहुत बुरी तरीके से खली कि जीत कर हम आए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर, और सिर्फ सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिए। इस बात को भाजपा पचा नहीं पा रही थी और 2.5 साल तक वो इंतज़ार करती रही किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर किया जाए, वहाँ पे सरकार का तख्त पलटा जाए और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन जाए। और इसमें वो सफल भी रहे। देवेंद्र फडणवीस में उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे को अपनी साजिश में शामिल करते हुए उनकी सरकार को गिरवाया। उनकी लगभग 3 दर्जन विधायक और कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और भाजपा ने शिंदे के साथ मिलकर वहाँ पे तख्ता पलट कर अपनी सरकार बना ली। भाजपा ने सिर्फ इतना किया कि एकनाथ शिंदे को वहाँ का सीएम बना दिया। अब शिंदे के साथ में एक प्लस पॉइंट और किया कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार जिस तरीके से देश को चला रही थी, सारी जांच एजेंसियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ में मिला हुआ था। इस तरीके से शिवसेना को तोड़ दिया और उसको रियल शिवसेना, शिंदे गुट को रियल शिवसेना का आवंटन किया गया। चुनाव चिन्ह और झंडा वहीं पे उद्धव ठाकरे की पार्टी को दूसरी पार्टी बनाकर पेश किया गया। उसको झंडा भी दूसरा मिला, उसके चुनाव चिन्ह भी दूसरा मिला। इसी तर्ज पर एनसीपी को भी तोड़ा गया और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर अजीत पवार के साथ में भी लगभग 2.5-3 दर्जन विधायक और सांसद पहुँचे, जिससे
शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक वैसा ही शरद पवार के साथ किया गया जो कि जैसा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ किया। उनका झंडा और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार की पार्टी को दे दिया गया। अब ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस के दो बड़े नेता, बल्कि तीन कहें, मिलिंद देवड़ा जो राजीव गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री तक रहे, उन्होंने चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी भाजपा का दामन थामा और इस बात को लेकर कांग्रेस ने ये लोगों के सामने बताया कि उनको भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच एजेंसियों के द्वारा जो धमकाया गया, उसके चलते उन्होंने कांग्रेस से हाथ छुड़ाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस के एक नेता संजय निरुपम, जो कि मुंबई के कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस में बहुत अच्छी हैसियत रखते थे, उन्होंने ठीक चुनाव के पहले शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इस तरीके से आपके संजय निरुपम, वैसे उनकी कांग्रेस में बहुत अच्छी धाक थी, लेकिन अब वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व में सवाल उठाने लगे थे। इसलिए पार्टी ने उनको अपनी तरफ से हटाते हुए ये कह दिया कि अब कांग्रेस में आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से संजय निरुपम भी पार्टी के छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाने शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में जिस तरीके से मजबूत हुआ है, काफ़ी आशाएं जगाता है। वहाँ पर 13 सांसद कांग्रेस ने जिताकर साबित कर दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी दौर में आपको बता दें, कांग्रेस का जहां पिछले आम चुनाव में केवल 52-53 सीट थी, इस बार 100 के करीब पहुंच गई। सूप बोले छन्नी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में। रवनीत सिंह बिट्टू ने आम चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए भाजपा से हाथ मिला लिए और इत्तेफाक देखिए, वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। इसके बावजूद बिट्टू को भाजपा ने अपनी मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और वो बिट्टू राहुल गांधी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ये इतनी शर्मनाक बयान उन्होंने प्रेस के सामने दिया, इसको लेकर पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा उनके इस बयान को लेकर उनके ही पक्ष में खड़ी दिख रही है। सीधी बात यह है कि भाजपा की शय पर अब उनके मंत्री, विधायक, सांसद और नेता राहुल गांधी पर उल जलूल टिप्पणी कर रहे हैं। एक कहता है कि उनका पासपोर्ट छीन लिया जाए। एक पूर्व विधायक कहता है कि उनकी दादी जैसा दादी का हाल हुआ था, वैसा ही उनका हाल, उनकी भी हत्या हो जाएगी। यानी वो मोर्चा निकाल कर सबके सामने माइक पे चिल्ला के कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरी हालत भी इंदिरा गांधी जैसी होगी, तेरी दादी जैसी होगी। ये ऐसे आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि कांग्रेस के टिकट पे 3 बार सांसद हो चुके हैं, और उनके पिता बीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद कांग्रेस ने उनको जिस तरीके से पाला पोसा और राजनीति के क्षेत्र में चमकाया, इतने बेशर्मी से रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के बारे में उल जलूल बयान दे रहे हैं। ख़ास तौर से उस नेता के बारे में जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो एक केंद्रीय मंत्री के बराबर उनका दर्जा है। इसके बावजूद ना तो केंद्र की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है, ना ही भाजपा की तरफ से ऐसे बयान देने वालों के प्रति कोई सख्त कदम उठाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि
बहुत सारे भाजपा में, बहुत सारे कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछले 1-1.5 साल का अगर आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। या यूं कहिए कि भाजपा अब धीरे धीरे कांग्रेस युक्त होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त करने का जो अभियान चलाने वाले मोदी जी थे, अब वो कांग्रेस से युक्त होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि नेताओं के साथ साथ पार्टी प्रवक्ताओं को भी भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार रहती है। पिछले इसी साल में ये देखा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जिस तरीके से कांग्रेस से जनवरी में जिस तरीके से कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर भाजपा में शामिल हुए, और शामिल होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उस सनातनी धर्म को कांग्रेस की तरफ से सम्मान नहीं मिलता है और मैं देश के अर्थव्यवस्था को चलाने वालों के खिलाफ में अब प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, मैं उनको गालियां नहीं दे सकता। दोस्तों, पिछले 4-5 साल से गौरव वल्लभ पार्टी का पक्ष सामने रखते रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जनवरी में जैसे ही मंदिर का मामला उठा, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। वो ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरीके से उनको राज्यसभा या एमएलसी के रूप में भेज दिया जाए। गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने 2 बार टेस्ट किया। एक बार झारखंड में उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया, दूसरी बार जयपुर राजस्थान से भी उनको टिकट दिया गया, लेकिन दोनों बार ही वो फ्लॉप साबित हुए। गौरव वल्लभ ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया, बस उनकी कैपेसिटी होती तो शायद जीत जाते, लेकिन वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहे। यही वजह था कि वो जीत नहीं सके। इसी तर्ज पर कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, प्रखर प्रवक्ता थे और विपक्षी भाजपा को बुरी तरीके से घेर कर कांग्रेस को का पलड़ा दिखाते थे, पक्ष रखते थे। अचानक ये दोनों प्रवक्ता भाजपा की शरण में चले जाते हैं, रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता भी भाजपा समेटने में लगी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा अब कांग्रेस युक्त होती जा रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा पंजाब के जो आपके विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंदर सिंह होते थे, वो राहुल गांधी के बहुत करीबी होते थे, लेकिन अचानक चुनाव के ठीक पहले अचानक उनका मन परिवर्तन होता है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो तुरंत कुछ ना कुछ सुरक्षित होने के लिए भाजपा का दामन थाम रहे हैं।